मेरे कानों को जो अच्छा लगे मैं वही सुनूंगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर चले जाएं, आप जिस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं उसी तरह का कंटेंट वो आपको दिखाएगा। इससे हुआ ये है कि आपको, मुझे, हम सबको आदत पड़ चुकी है कि हम वही सुनते हैं जो हमारे कानों को अच्छा लगता है। वो हकीकत पर मबनी है या वो हकीकत पर मबनी नहीं है, वो माने नहीं रखता। माने रखता है कि कोई ट्रेंड चल रहा है तो उस ट्रेंड के साथ मैंने भी ट्रेंड होना है। ओपन मेरिट को लेकर ट्रेंड चल रहा है तो मुझे वो बात नहीं करनी है जो बात हकीकत पर मबनी है, मुझे वो बात करनी है जो बात आप सुनना चाहते हैं। जाहिर सी बात है मैं वो बात नहीं करता। क्या ट्रेंडिंग है, किससे मेरी वीडियो कितनी वायरल होगी, ये मेरा कभी फोकस न था, न है, न रहेगा। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अगर कहीं ट्रैफिक वाले के साथ किसी जगह में उलझा तो वो कानून को लेके उलझा, अगर किसी जगह किसी पुलिस वाले से उलझा तो वो किसी कानून को लेकर उलझा। और जब मैंने अपनी कोई बात रखी तो वो बात इसलिए रखी क्योंकि मैं ये मानता था कि कानूनी तौर पर बात ये नहीं, बात ये है। अब उसके बाद जब रिजर्वेशन का मामला आता है, इस रिजर्वेशन के मामले पर भी सबके अपने अपने ख्यालात हैं। कुछ लोग सेव ओपन मेरिट, सेव डोगरा, इस तरह के ट्रेंड्स चला रहे हैं। जो लोग ये ट्रेंड चला रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप ज़रा थोड़ा सा रिजर्वेशन को स्टडी करें, और जब आप स्टडी करेंगे तो जाकर आपको ये मालूम पड़ेगा रिजर्वेशन की जो 70% है, इस 70% में से आइए इसका छोटा सा एक ब्रॉड सा एनालिसिस करते हैं कि इसका असर जम्मू रीजन पर रिजर्वेशन का क्या हुआ है। 8% जम्मू में शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन है तो 97% शेड्यूल कास्ट आबादी जम्मू में रहती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जब डिसेंट्रलाइजेशन का कानून लाया, उस डिसेंट्रलाइजेशन के कानून में उन्होंने शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लोगों को वादी में रिजर्वेशन दी। नतीजा ये निकला कि वादी में शेड्यूल कास्टों की आबादी ना के बराबर होने के बावजूद आप देखते होंगे कि वादी में लगभग सभी ज़िलों में शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो मुलाजमत कर रहे हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं। और बाकी तमाम डिस्ट्रिक्टों के और तमाम डिवीज़नों के बच्चों पर ये कदगन लगा दी गई, ये रोक लगा दी गई कि आप अपने ज़िले के बाहर कहीं अप्लाई नहीं करेंगे। तो आप पहले शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का समझें कि 97% आबादी जम्मू रीजन में रहती है, तो इसका मतलब ये है कि 97% आबादी जो जम्मू की है उसको SC कैटेगरी का फ़ायदा पहुंच रहा है। अब आइए शेड्यूल ट्राइब 1, उस कैटेगरी के लगभग 67% के करीब लोग जो हैं वो जम्मू रीजन में रहते हैं, और 33 या 33% के करीब जो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी 1 है लोग कश्मीर रीजन में रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी बहुत हद तक फ़ायदा जो है वो जम्मू रीजन को हो रहा है। अब आइए ST2 पर। ST2 में पहाड़ी कबीला के लोग हैं, गड़ा ब्राह्मण हैं, कोली समाज के लोग हैं, पाडरी ट्राइब है। ये तमाम लोग, इसमें बेशतर आबादी जो है वो जम्मू रीजन में रहती है। और इसमें से पहाड़ी कबीला की कुछ एक आबादी का पोर्शन बारामुल्ला और कुपवाड़ा के ज़िलों में रहता है। तो मान के ये भी चलिए कि इस रिजर्वेशन का भी फ़ायदा बहुत बड़े पैमाने पर जम्मू रीजन में जो नौजवान रहते हैं, जो बच्चियां रहती हैं, उनको होता है। उसके बाद आगे बढ़िए, ALC/IB मैंने किसी अखबार में पढ़ा, उन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी इसके लिए निकाली है, लेकिन जो इसकी एक्चुअल टर्मिनोलॉजी है वो है अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर का भी बेशतर हिस्सा जम्मू में पड़ता है और लाइन ऑफ कंट्रोल का भी बेशतर हिस्सा जम्मू रीजन में पड़ता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों कैटेगरीज का भी बहुत बड़े हद तक फ़ायदा जो है वो जम्मू रीजन को होता है, और इसका कोई फ़ायदा कश्मीर रीजन को नहीं है। अगर है भी तो बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि LSC का बहुत थोड़ा सा पोर्शन है
जो वादी में है, बाकी बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो जम्मू रीजन में है। अब आगे बढ़िए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और आरबीए, ये वो दो कैटेगरीज हैं। 10% आरबीए जो है ये पूरे जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, यानी आरबीए का फायदा कश्मीर के तमाम जिलों में नौजवानों को होता है, और लेकिन जम्मू के भी 10 के 10 जिलों में फायदा होता है। ईडब्ल्यूएस का भी जम्मू के 10 जिलों में भी फायदा नौजवानों को, कश्मीर के 10 जिलों में भी फायदा नौजवानों को, जो भी इस ईडब्ल्यूएस के ब्रैकेट में फॉल करते हैं। जो नहीं फॉल करते हैं उनकी बात नहीं कि जो फॉल करते हैं। तो इसका मतलब ये कुल मिलाकर बात यहां पर आकर ठहरी, एससी, एसटी, और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो पहले सोशल कास्ट थी, अब उसे अदर बैकवर्ड क्लासेस किया गया है, ओबीसी। 8% रिजर्वेशन है, और इस 8% रिजर्वेशन का भी 70% आबादी जो ओबीसी की है, उससे मुझे लगता है ज्यादा आबादी जम्मू रीजन में रहती है। इसका फायदा भी बहुत बड़े पैमाने पर जम्मू रीजन के बच्चों को होता है जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। तो अब आप 8% शेड्यूल कास्ट, 20% शेड्यूल ट्राइब 28 हो गया, 8% ओबीसी 36 हो गया, और 4% एएलसी आईबी 40 हो गया, यानी 40% जो आपका रिजर्वेशन, जिसकी बुनियाद या तो कास्ट है, या कोई ट्राइब है, या लोकेशनल डिसएडवांटेज, यानी आपका डिसएडवांटेज ये कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर या एलओसी के पास आपका घर है, और एलओसी और आईबी पर जब भी डिस्टर्बेंस होती है उसकी वजह से वहाँ रहने वाले बच्चों को अपने उन इलाकों को छोड़कर निचले इलाकों में आना पड़ता है, खाना बदोशों की जैसी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। तो उसके चलते एएलसी और आईबी की कैटेगरी क्रिएट की गई हो ताकि उनको ये बेनिफिट मिल सके। अब बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि 40% ये रिजर्वेशन, मैंने आपको बताया कि इस 40% रिजर्वेशन में आप यूं कहिए कि 80 से 90% बच्चा जो फायदा लेता है उसका जम्मू रीजन से सीधा सीधा ताल्लुक है। अब आपकी 60%, बाकी जो 60% बच्चे बाकी बचते हैं। इसमें से मैंने आपको कहा कि ईडब्ल्यूएस और आरबीए की अगर हम बात करें, ये दोनों कैटेगरीज वो हैं जिसका फायदा जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन के बच्चों को होता है। मगर पिछले 10 सालों से जितनी भी सिलेक्शन लिस्टें आ रही हैं, या अगर मैं यूं कहूं साल 2008 के बाद जितनी भी सिलेक्शन लिस्टें आई हैं पिछले 16 सालों में, अगर आप उनका एनालिसिस करेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल साफ तौर पर पता चलेगी कि जम्मू रीजन ने इन सिलेक्शंस में बड़ा जबरदस्त तरीके से डोमिनेट किया है। और चूंकि ये डोमिनेशन पहले रिजर्व्ड कैटेगरीज तक महदूद थी तो शोर कम था, लेकिन अब चूंकि ये डोमिनेशन ओपन मेरिट में भी आ गई है तो इसलिए शोर बहुत ज्यादा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले एक वक्त था, एक दौर था, घाटी में पढ़ाई का ज़बरदस्त कल्चर था, और आज भी है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की भरमार, और उसके बाद घाटी के लोगों को आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको वादी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई न कोई शख्स वहाँ पर ज़रूर मिलेगा, क्या तो कारोबार करता, या वहाँ किसी अस्पताल में, या वहाँ किसी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन में ज़रूर मिलेगा। अब ये मामला था साल 2000 यूँ समझ लीजिए 8 तक, लेकिन 1990 की दहाई में जो कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन हुई, उस माइग्रेशन के नतीजे में बहुत सारे इलाके जम्मू रीजन के ऐसे थे जिन इलाकों में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग गए, वहाँ स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली आई, कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली आई, और जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है वो लेवल ऑफ अवेयरनेस भी पिछले 16 सालों में खुसूसन ज़बरदस्त तरीके से लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ा है। 1998-99 की अगर मैं बात करूं, मैं स्टूडेंट था और मुझे याद है कि कोई अगर जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कामयाब होता तो वो मेरे इलाके की खबर होती थी। और उसके बाद जब सद्भावना एक डिबेट कंपटीशन हुआ, उसमें इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज में कार्यरत मुबशर लतीफ़ी ने जब उस डिबेट कंपटीशन को जीता तो ये बहुत बड़ी खबर थी मेरे इलाके में। लेकिन अब डिबेट कंपटीशनों को जीतने वाले अब
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठकर सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने वाले बच्चों की तादाद दिन ब दिन डोडा, रामबन, किश्तवाड़ से बढ़ती जा रही है। राजौरी पुंछ का इलाका उसमें डोमिनेट कर रहा है। सांबा के प्लेन्स और सांबा के इंटीरियर इलाकों से बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं इस इम्तिहान को। जम्मू से कर रहे हैं, कठुआ से कर रहे हैं, उधमपुर से कर रहे हैं। पढ़ाई का स्तर भी बढ़ा है। और आप दिल्ली आएँ और मुखर्जी नगर के इलाके में चले जाएँ, किसी भी ट्यूटोरियल के दरवाजे पर दस्तक दें और उसके बाद अगर क्लास के अंदर आप ये पूछें कि भाई जम्मू कश्मीर से कितने तालिब इल्म यहाँ पर आए हैं, जम्मू कश्मीर के कितने बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नंबर देखकर समझ आ जाएगा कि ये ललक कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, ये ललक कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना है, ये ज़बरदस्त ललक अब जम्मू के बच्चों में भी आ गई है, उतनी ही जितनी किसी वक्त किसी ज़माने में कश्मीर के बच्चों में हुआ करती थी। एक ज़माना था सीएट का इम्तिहान होता था, कोई शोरगुल नहीं था, लिस्ट आती तो उस लिस्ट में डोमिनेट करते थे कश्मीर के बच्चे। और उसकी ये वजह नहीं कि उस वक्त की हुकूमत कोई ख़ास इंतज़ाम उनके लिए क्या करती थी, यह है कि एक कल्चर कश्मीर में था कि हमें बच्चे को डॉक्टर बनाना है। और इसी तरीके से इंजीनियरिंग के इम्तिहान में डोमिनेट करता था जम्मू रीजन, क्योंकि यूँ था कि यहाँ जम्मू रीजन में लोगों को ये लगता था कि हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग का इम्तिहान करके बाहर कहीं मुल्क में, बेंगलोर में किसी जगह बड़ी नौकरी करनी है। तो ये उस वक्त भी, और लेकिन कोई शोर नहीं था। हंगामे ज़रूर होते थे जम्मू में, इस बात पर एनालिसिस बड़ा होता था कि जी सीएट इम्तिहान का नतीजा निकला, इसमें कश्मीरी डोमिनेट कर रहे हैं, फला इम्तिहान का नतीजा निकला, इसमें कश्मीरी डोमिनेट कर रहे हैं, ये सारी बातें होती थी। लेकिन वक्त के साथ जो तब्दीलियाँ हुई हैं और इन तब्दीलियों के नतीजे में जैसे मैं आपको बताऊं कि जम्मू में ही आज आप देखें कि कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे आ गए हैं जो सिविल सर्विस की पढ़ाई करवा रहे हैं। और ये भी देखें आप कि सिविल सर्विसेज के इम्तिहान का जब नतीजा निकल रहा है, उस नतीजे में इस बार हर बार आपको जम्मू रीजन से डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर, रियासी, कठुआ, सांभा, राजौरी, पुंछ, रियासी, इन इलाकों से बच्चे इम्तिहान क्वालिफाई करते हैं और आपको खबर मिलती है। जानीपुर में एक ऑटो वाले की बेटी इम्तिहान क्वालिफाई करती है। डोडा से 3 भाई बहन एक साथ जो है जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं। इसी तरीके से रियासी के एक दूर दराज इलाके से एक बच्ची, गांव में रहने वाली एक बच्ची इम्तिहान क्वालिफाई कर रही है। पुंछ के एक दूर दराज इलाके से एक बच्ची आईएएस का इम्तिहान क्वालिफाई करती है। यानी कोई इलाका आज जम्मू का ऐसा नहीं है जहां से कोई कहानी आप तक नहीं आती, जिस कहानी में आपको ये पता चलता है कि किसी एक बच्चे ने या किसी एक बच्ची ने मेहनत करके सिविल सर्विस का इम्तिहान क्वालिफाई किया है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि कंपटीशन कट थ्रोट कंपटीशन है। इस कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से हालात ये हो गए हैं कि आज अगर आप जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की लिस्ट देखें, उसमें अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा कि जो डोमिनेशन एक वक्त कश्मीर का होता था वो डोमिनेशन अब बिल्कुल नहीं है। और अगर मैं यूँ कहूँ कि अब ये 67-70 बच्चों की अगर लिस्ट होगी तो उसमें बहुत खींच खांच के 20 बच्चे या 16 या 18 बच्चे कश्मीर से होंगे, बाकी सारे बच्चे जम्मू रीजन से होंगे। और उसके बीच में अगर कहीं कोई बायोकेमिस्ट्री की लिस्ट आ जाए, कहीं किसी लेक्चररों की कोई, असिस्टेंट प्रोफेसरों की कोई लिस्ट आ जाए, उस लिस्ट में कहीं कश्मीर के 10 बच्चे हो जाएं तो बड़ा हू हल्ला जम्मू में होना शुरू हो जाता है कि जनाब ये देखिए जनाब इस लिस्ट में हम क्यों नहीं हैं। इस बात को नहीं देखा जा रहा कि कितनी सारी लिस्टें हैं, कितने सारे रिक्रूटमेंट के इम्तिहान हो रहे हैं जिसमें आप डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन इस बात को देखना यहाँ हम नहीं हैं, मुझे लगता है एक ठीक अप्रोच नहीं है। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि ये वो सारी वजूहात हैं। अभी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अलावा जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक इम्तिहान कराया सब इंस्पेक्टर का। उस लिस्ट को देखिए, 1200 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उसमें नंबर देखिए जम्मू रीजन का कितना है, कश्मीर रीजन का कितना है। और मैं ये बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये मेहनत है, ये इन बच्चों की काबिलियत है जो इनको आगे लेकर जा रही है, चाहे वो कश्मीर से हैं चाहे वो जम्मू से हैं। लेकिन हाँ, एक डिसएडवांटेज ज़रूर है कश्मीर रीजन के बच्चों को कि जो रिजर्वेशन में जो लोग आ रहे हैं वो रिजर्वेशन का बेनिफिट जो जम्मू रीजन को मिल रहा है, जिसकी वजह ये नहीं है कि जम्मू के साथ किसी को कोई ख़ास मोहब्बत है या कोई मरकज़ को ज़्यादा मोहब्बत है या जम्मू कश्मीर की हुकूमत को मोहब्बत है। उसकी वजह ये है कि आईन ने, संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो तहफ़्फ़ुज़ात
शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जिन लोगों को मिल रहे हैं वो तमाम लोग जम्मू रीजन में रह रहे हैं। ST1 हो जम्मू रीजन में है, ST2 हो जम्मू रीजन में है, आपके SC हो जम्मू रीजन में है, OBC हो जम्मू रीजन में है। तो अब ये आबादियां यहां पर रह रही हैं और मुल्क में जो संविधान बना उस संविधान ने इन तमाम आबादियों को इनकी ऐतिहासिक बदहाली को ध्यान में रखते हुए, इनकी तारीखी बदहाली को ध्यान में रखते हुए, इनके साथ जो जुल्म हुआ है, इनके साथ जो ज्यादती हुई है उसको ध्यान में रखते हुए संविधान ने इनके लिए एक सुरक्षा कवच बनाया और संविधान ने तय किया कि हमें इन लोगों को आगे लाना है। और इसमें संविधान ने इस बात का ख्याल किया कि हम ये इंश्योर करें कि इनकी आबादी के तनासुब के हिसाब से इनको रिजर्वेशन मिले, तो वो इन्हें मिला। अब ये तमाम आबादियां जम्मू में रहती हैं, ये कोई जम्मू ने तय नहीं किया कि ये यहाँ रहती हैं, ये कोई दिल्ली में बैठे हुए किसी आदमी ने तय नहीं किया, ये यहीं रहते हैं इसलिए इनको ये तमाम बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं। अब LOC का एक बड़ा हिस्सा जम्मू रीजन में है, तो ये किसी ने तय नहीं किया, ये कुदरत का तय किया हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। और जैसा मैंने आपको कहा, जब मैं RBA को लेकर बात करता हूं आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं, आप कहते हैं ये एक ही ऐसी रिजर्वेशन है इसका फायदा वादी को होता है। बिल्कुल मानता हूं मैं, मगर इसका फायदा बराबर बराबर वादी और जम्मू को हो रहा है और इसको बराबर बराबर नुकसान जो दोनों रीजन्स को हो रहा है। और अगर पैमाना काबिलियत है और आपको लगता है कि काबिलियत, और जो मैं भी मानता हूं कि काबिलियत एक पैमाना होना चाहिए, एक ही पैमाना होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर लोगों को नौकरी मिले, तो फिर जाहिर सी बात है अगर इस 10% RBA को ख़त्म करके 50% के करीब आपके पास ओपन मेरिट होगा और EWS जिसको लेकर बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये किसी क्लास को, ये किसी ज़ात को, किसी ट्राइब को या किसी बैकवर्ड क्लास को नहीं दी गई है, बल्कि ये रिजर्वेशन उन लोगों को दी जा रही है जो माली तौर पर कमज़ोर हैं, जो क्वालिफाई नहीं करते किसी रिजर्वेशन के लिए। वो मैं और आप हैं, हम किसी रिजर्वेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करते। और इसमें कोई, और इस बात पर भी मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूं कि EWS का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को रीलुक करने की ज़रूरत है, उस क्राइटेरिया को दोबारा से सोचने की और उस क्राइटेरिया पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि वो क्राइटेरिया ऐसा बने जिसमें कम से कम जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसे फ़ायदा हो। लेकिन आप ये कहेंगे कि इन टोटो आपको लगेगा कोई, जब मैं ये बात कहता हूँ कि जी ST1 हो, ST2 हो, OBC हो, SC हो, ये वो ALC IB हो, ये वो रिजर्वेशन है जिनके साथ सरकार छेड़छाड़ नहीं करती, तो ये मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा, ये मैं इस यकीन पर बात करता हूं कि किसी सियासी जमात में वो मॉरल करेज नहीं है कि वो किसी ऐसी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ करे जिस रिजर्वेशन को छेड़छाड़ करने का नतीजा ये है कि एक तो उनका वोट बैंक मारा जाएगा और दूसरा ये कि ये लिटिगेशन का हिस्सा बनेगा, लंबे वक्त पर कोर्ट में रहेगा और उसके बाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों जगहें, दोनों कोर्ट्स संविधान की तरफ देखेंगे और जो उनको संविधान कहेगा उसके मुताबिक कोर्टें फैसला करेंगी। जैसे मैंने आपको कहा EWS की आप जजमेंट पढ़िए, उसमें बाज़ाब्ता ये कहा गया कि कैपिंग जो 50% पर है, इसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में 50 को क्रॉस भी कर सकती है हुकूमत, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 50% पर रहें, आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो मतलब कहने का साफ तौर पर यह कि जम्मू में अगर कोई डिबेट ओपन मेरिट को लेकर शुरू होता है तो उस डिबेट को शुरू करने से पहले आप हर साल जो सिलेक्शन लिस्ट आ रही हैं उन पर नज़र दौड़ाइए। और दूसरा ये कि कश्मीर रीजन के जो बच्चे हैं, हुकूमत से जो आपने अर्ज की है या हुकूमत से जो आपकी तवक्कात वाबस्ता वो होनी चाहिए, मगर 27 तारीख को कोर्ट में ये मामला, कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन जो लोकेशनल एडवांटेज आपको है और लोकेशनल डिसएडवांटेज जो आपको है उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। आप जिन कैटेगरीज को रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है वो रहती जम्मू रीजन में है,
अगर वो रहती घाटी में होती तो शायद उनको वहां वो बेनिफिट मिल रहा होता। तो इसीलिए जब आप रिजर्वेशन की इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने लग जाएं, तो मेरी आर्गुमेंट के बदले में आपका आर्गुमेंट हो, मेरी दलील के बदले में आपकी दलील हो, तथ्यात्मक फैक्ट्स पर बेस्ड आपकी दलील हो। हम यहां लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, या मैं सही हूं आप गलत हैं ये कहने के लिए तो मैं बात कभी करता ही नहीं। और मैं तो सीखता हूं अगर कहीं कोई सिखा रहा है कुछ, और जो बात मैं करता हूं वो बात किसी के हक में या किसी की मुखालफत में नहीं करता। वो बात मैं करता हूं जो कानून सामने हैं, जो जाविये हैं, जो ज़ाब्ते हैं, उनको ध्यान में रख के करता हूं। और आप लोगों से भी गुजारिश ये है कि आप अपनी बात रखें। बात रखने की बजाय आप गाली गलौज करेंगे, फलाने का एजेंट, आप ये कहना शुरू कर देंगे कि जनाब फलाने बीजेपी ने ये कर दिया तो इसलिए आप बात करते हैं। किसी के कहने के ऊपर या किसी के बताए पर अगर हम बात करने वाले होते तो फिर हम एडवर्टीजमेंटों से अपना स्ट्रेट लाइन चला रहे होते, फिर हम अलग अलग सियासी जमातों के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन चला रहे होते। हम जो बात करते हैं वो संविधान और कानून को ध्यान में रखते हुए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आप लेकिन वो सुनना नहीं चाहते। आप सुनना चाहते हैं कि मैं भी माइक लेकर खड़ा हो जाऊं और ये कहूं कि जनाब ओपन मेरिट को बचाना है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे न किसी चीज़ को ख़त्म करना है न बचाना है। मेरा काम सिर्फ आप तक बात पहुंचाना है कि बात ये है, बात ये है, बात ये है। मैं अपनी पर्सनल स्पेस में या मैं जब किसी ट्विटर की स्पेस के ऊपर आकर बात करता हूँ, मेरे ज़ाती ख्यालात हैं, मेरे अपने ज़ाती ख्यालात। लेकिन जब मैं स्ट्रेट लाइन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता हूँ तो वो मेरे स्ट्रेट लाइन की बात है जो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए वो लोग जो जम्मू में ट्रेंड चलाना चाहते हैं, वो ट्रेंड चलाने से पहले, शोर मचाने से पहले एनालिसिस करने की कोशिश करें कि पिछले 20 सालों में जम्मू कहां से कहां रिक्रूटमेंट के और बाकी मामलात में पहुंचा है। और जिन लोगों को घाटी में कोई गिला शिकवा है वो अपनी हुकूमतों से, अपनी सियासी जमातों से ये सवाल करें, ये सवाल पूछें कि ये सब कुछ आपके दौर में हुआ है, तब आप खामोश थे, तब आपने मुहर भी लगाई, तब आपने दस्तखत भी किए, और अब जब ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन के हमारे सर पर आ गया है तो अब आप कह रहे हैं कि हम इनकलाब लाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि आप गुलामी से लोगों को आज़ाद कराएंगे। ये कोरी सियासत है। अगर इन सियासतदानों के जहनों में या दिलों में आपको लेकर कोई हमदर्दी होती तो जब ये कानून बन रहे थे, जब इन रिजर्वेशंस का परसेंटेज तय किया जा रहा था, ये खामोश क्यों थे? तब इन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी थी? जब रिजर्वेशन 50% को क्रॉस कर गई, वो मार्च 2024 था, वो 2023 में फैसला हुआ था, तो तब ये सियासी जमातें खामोश क्यों रही? और आज इतना वावेला करने वाले, जब पार्लियामेंट में ये कानून पास किए जा रहे थे, आपने अपना मुंह क्यों बंद रखा था उस वक्त? आज वावेला करने वाले, जब आपने गुपकार बनाई थी, तब आपने ये बात क्यों नहीं की? तब आपको ये रिजर्वेशन का ख्याल क्यों नहीं आया? तब आपको क्यों ख्याल नहीं आया जब जम्मू कश्मीर में ने नीट में पार्टिसिपेट करने के बारे में फैसला लिया? तब आप क्यों नहीं सड़कों पर उतर आए कि जनाब ये होने नहीं देंगे? क्या डर था आपको? क्या खौफ था आपको? आज अब बरसर इक़्तिदार आए हैं और अब आपको लगता है कि अब हमको बोलना है, तब हम नहीं बोल रहे थे। अब ये तमाम चीज़ें सॉलिडिफाई हो चुकी हैं। इनको तब्दील करने के लिए, इनको बदलने के लिए अब आपको मरकज़ की मदद की ज़रूरत है। अब बिना मरकज़ की मदद के कोई चीज़ रिवर्स करना आपके बस में नहीं है, क्योंकि आपके पास कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आप स्टेट भी बन जाएंगे तो अब वो आज़ादी आपको हासिल नहीं होगी जो आज़ादी आपको एक वक्त में हासिल थी। तो इसलिए और जो सियासतदानों के इर्द गिर्द लोग हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है, हक़ाइक़ पर मबनी बात किया करें। इमोशंस, जज्बात पर मबनी जब आप बातें करते हैं, उनसे बात बनने वाली नहीं।
ये तमाम कानून अलग अलग दौरों में, अलग अलग वक्तों में, अलग अलग हुकूमतों ने पास किए। जम्मू कश्मीर में जब डिसेंट्रलाइजेशन का कानून पास किया गया, जब तमाम स्टिफ अपोजिशन के बावजूद सिर्फ एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को खुश करने के लिए आपने वादी कश्मीर में भी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया, तो वो दौर क्यों आपको भूल गया है? तब आप खामोश क्यों थे? तब ये शोरगुल क्यों नहीं था? तब आप ठंड में क्यों नहीं निकले कि जाके वजीर आला के घर के बाहर बैठेंगे? तो तारीख, बड़ी तकलीफ दह बातें हैं जो तारीख में हुई हैं, सबका तज़किरा मैं करना नहीं चाहता, पर इस बात को यहीं छोड़ूंगा कि रैशनलाइजेशन की बात हो, रिजर्वेशन की परसेंटेज कम या ज़्यादा करने की बात हो, मैं वही कह रहा हूं जो मुमकिन है। और मुमकिन सिर्फ इतना है कि आप कास्ट बेस्ड, ट्राइब बेस्ड, बैकवर्ड बेस्ड किसी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने की तो ऑलरेडी पहाड़ी कबीला के लीडरों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो जम्मू कश्मीर में सिविल वॉर हो जाएगी। इसलिए इन नौजवानों को जो बड़ी उम्मीद और तवक्का के साथ जिन्होंने आपको वोट दिया है, कम से कम अब इनको सच बोलने का काम करें, अब इनको सच बताना शुरू करें कि कौन था जिसने ये तमाम तब्दीलियां की और किसने आज इनको यहाँ लाकर खड़ा किया है।